मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और फिर से हूं आपके साथ अपने ही यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस पर और लेके आई हूं अपना अगला वीडियो जिसका टॉपिक आज फिर से है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है एक ग्राफ होता है जिससे हमें कुछ स्टडी करना होता है। एक आइडियल कंडीशन होती है, ग्राफ होता है जिससे हमें कुछ स्टडी करना होता है। तो उस ग्राफ में होता क्या है? वो ग्राफ में एक वाई एक्सेस होता है और एक एक्स एक्सेस होता है। वाई एक्सेस जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट होता है जो एड्जॉर्ब होता है जो भी चीज़, और एड्जॉर्बेंट होता है जिसके ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होता है। तो कितना एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ वो वाई एक्सिस पे होता है, और एक्स एक्सिस पे होता है प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या तो एक्स एक्सिस या तो प्रेशर होता है उस समय जो भी प्रेशर हो, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन। तो यानी कि द ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन द एड्जॉर्बेंट एज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्रेशर और कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वाई एक्सिस पे क्या है? द क्वांटिटी एड्जॉर्ब्ड, और एड्जॉर्ब क्या हो रहा है? एड्जॉर्बेट, यानी कि द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट दैट इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट, वो वाई एक्सिस पे है। अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यानी कि डायमेंशन लेस करने के लिए क्या करते हैं हम उसे मास ऑफ एड्जॉर्बेंट से, यानी कि जिसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है उसके मास से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें क्या आसानी होती है, क्या बेनिफिट है? इससे हमें ये फ़ायदा है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब कि ये कि अभी हम एक एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब करके क्वांटिटी एड्जॉर्ब कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम पर मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एड्जॉर्बेट कितना एड्जॉर्ब हुआ। तो उसके लिए हम मास ऑफ एड्जॉर्बेंट से द क्वांटिटी एड्जॉर्ब जो भी एड्जॉर्बेट की उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट एंड द प्रेशर, और जो अमाउंट है एड्जॉर्बेट का उसको डिवाइड कर दिया गया है बाय द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये एक्स अपॉन एम है, जहाँ एक्स जो है वो क्या है आपका मास ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड, एंड एम जो है वो है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ से कि ये जो प्रेशर है, सैचुरेशन प्रेशर PS, वो हाईएस्ट प्रेशर है जहाँ तक मास ऑफ एड्जॉर्बेट जो है वो बढ़ रहा है। उस प्रेशर के बाद मास ऑफ एड्जॉर्बेट जो है उस पे प्रेशर को बढ़ाने का कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, और जो एड्जॉर्बेट है उसका मास जो है वो लगभग कांस्टेंट हो गया है कि कॉन्स्टेंटली वो एक कांस्टेंट मास जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है एड्जॉर्बेंट पे। तो ये जो प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर, जिसके आगे कोई प्रेशर बढ़ाने का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और जो मास एड्जॉर्ब हो रहा है वो कांस्टेंट हो गया लगभग, वो प्रेशर कहलाता है सैचुरेशन प्रेशर। तो ऐसा क्यों होता है कि आफ्टर सैचुरेशन प्रेशर PS एड्जॉर्प्शन डज नॉट अकर एनीमोर? क्योंकि एड्जॉर्प्शन लगभग हो चुका होता है, जो वैकेंसीज होती हैं, जो पोर्स होते हैं वो पहले ही फिल हो चुके होते हैं। तो इसलिए एट हाई प्रेशर स्टेज इज रीच्ड व्हेन ऑल द साइड्स आर ऑक्यूपाइड, एंड फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर डज नॉट कॉज एनी डिफरेंस इन एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। यानी कि अगर हम फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसा हो रहा था वैसे होता चला जाता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू एड्जॉर्बेट की एड्जॉर्ब होने लगती है एड्जॉर्बेंट पे। तो एट हाई प्रेशर एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेशर आगे हम कितना भी बढ़ाएं, मास ऑफ एड्जॉर्बेट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है जो कि एड्जॉर्ब हो रहा है। तो ये बेसिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। दो तरह के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है मेनली, एक है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड दूसरा है लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में एक एम्पिरिकल क्वेश्चन दी for representing the isothermal variation of adsorption of a quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent with pressure। मतलब प्रेशर को इंक्रीज करने से कितना एड्जॉर्बेट जो है वो यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट के द्वारा एड्जॉर्ब होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंडलिच ने एक एम्पिरिकल इक्वेशन एक्सप्रेस की, जो कि दी गई है नीचे।
जो कि x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, ऐसे इन्होंने क्वेश्चन दी। x हमें पता है क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है। m क्या है हमारा, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक। p प्रेशर है और k और n जो है वो कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करते हैं अपॉन एड्सॉर्बेंट एंड गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो रिलेशन दिया फ्रेंडलिच ने, जो इक्वेशन दी, वो कहलाता है क्या, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम ग्राफ में देख सकते हैं, और मैंने आपको बेसिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में बताया था कि विथ इंक्रीजिंग प्रेशर एक्स अपॉन एम इज इंक्रीजिंग, बट आफ्टर सम टाइम एट हायर प्रेशर द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एम बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो वो कब होता है, जब n इज़ ग्रेटर देन 1। इस रिलेशन में जब n 1 से ज़्यादा होगा तो 1 अपॉन n जो है वो छोटा हो जाएगा, p की पावर 1 से छोटी होगी तो p और छोटा हो जाएगा, और x अपॉन m जो है वो छोटा हो जाएगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी n जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो x अपॉन m जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता सडनली जैसा कि पहले हो रहा था। तो ये जो कर्व है यहाँ पे दे रखा है, दिस कर्व इज कॉल्ड एज फ्रेंडलिच आइसोथर्म कर्व। अभी जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म था, अगर हम इसका लॉगरिथम लें तो एक इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म में, राइट। लॉग एक्स अपॉन एम ये y हो गया, और लॉग के जो है वो आपका इंटरसेप्ट हो गया, यानी c हो गया। 1 अपॉन n लॉग p में लॉग p आपका x हो गया, और 1 अपॉन n जो है वो आपका m हो गया, यानी कि स्लोप है 1 अपॉन n और इंटरसेप्ट है क्या, लॉग k। y एक्सिस पे लॉग x अपॉन m और x एक्सिस पे लॉग p, तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ओवर एंड अबव the graph of log x upon m contains log p comes out to be a straight line. It can be showed that the Freundlich adsorption isotherm is satisfied for this system, यानी कि Freundlich adsorption isotherm जो है वो ठीक है। ये इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से शो होता है। अब बात करते हैं लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो इन्होंने भाई जो लैंगम्यूर थे उन्होंने 4 एजम्पशन अज्यूम की थी। पहला कि द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज यूनिफॉर्म, दैट इज ऑल एड्सॉर्प्शन साइड्स आर इक्विवेलेंट। सारी साइड्स यानी सारे पोर्स जो हैं वो बराबर हैं, उनका एरिया बराबर है, उनका वॉल्यूम बराबर है, सब इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं। दूसरा, जो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में। तीसरा, एड्सॉर्प्शन अकर्स फॉर द सेम मैकेनिज्म, जितनी भी साइड्स पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है सेम मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। And the fourth, at the maximum adsorption only a monolayer is formed. Molecules of adsorbate do not deposit on other already adsorbed molecules of adsorbate only on the free surface of the adsorbent. यानी कि मोनोलेयर है, अगर एक बार जो भी एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्ब हो गया तो उसके ऊपर दूसरा कुछ एड्सॉर्ब नहीं होगा, एक दूसरे में के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए सब अलग अलग एक मोनोलेयर रहेगी, लेयर के ऊपर लेयर नहीं बनती जाएगी। तो 4 अजम्पशंस जो हैं वो लैंगम्यूर ने एज्यूम की थी। अब लैंगम्यूर जी ने कहा था कि क्या एक एजम्पशन थी उनकी कि जो भी एड्सॉर्प्शन जितना भी हो रहा है सब सेम मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एड्सॉर्प्शन जो है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। किस मैकेनिज्म के थ्रू, ए प्लस बी गिव्स ए बी, जहाँ ए जो है वो क्या है, अनएड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल है, बी एस क्या है, अनऑक्यूपाइड मेटल सरफेस है, यानी कि ए जो है वो गैस को शो कर रहा है, बी जो है वो जो सरफेस है यानी जो एड्सॉर्बेंट है उसको शो कर रहा है, और ए बी जो है वो क्या है, एड्सॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल है। तो लैंगम्यूर ने सजेस्ट किया कि जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, और जो रेट कांस्टेंट है वो है के। तो इस मैकेनिज्म के बेस पे लैंगम्यूर ने एक इक्वेशन डिराइव की जो कि शो करता है the relationship between the number of active sites of the surface undergoing adsorption and pressure। तो एक रिलेशनशिप है नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स और प्रेशर के बीच में, जो कि कुछ इस तरह से थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, जहाँ थीटा जो है वो है नंबर ऑफ साइट्स ऑफ द सरफेस विच आर कवर्ड विद गैसियस मॉलिक्यूल, पी जो है वो प्रेशर है, के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्सॉर्बेट बिटवीन द सरफेस एंड द गैस फेस। बेसिक लिमिटेशन ये है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन की कि ये सिर्फ लो प्रेशर के लिए वैलिड है, हाई प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है। अब 2 कंडीशन है कि या तो
प्रेशर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा लार्ज हो। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो लैंगम्यूर आइसोथर्म जो है वो ठीक है, एप्लीकेबल है। लेकिन अगर प्रेशर लार्ज है, हाई प्रेशर है, तो जो लैंगम्यूर थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो जो Kp जो है, Kp/1 + Kp जो रिलेशन है, थीटा इक्वल टू Kp/1 + Kp, तो Kp जो है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा लोअर प्रेशर पे। तो अगर बहुत छोटा होगा तो नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 + Kp उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू Kp रिलेशन आ जाएगा। और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो Kp बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, Kp बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो जो डिनोमिनेटर है 1 + Kp वो लगभग Kp के बराबर होगा, क्योंकि 1 तो नेग्लिजिबल होगा Kp के आगे, क्योंकि Kp बहुत बड़ा होगा। तो 1 + Kp जो है वो लगभग Kp के इक्वल होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp/Kp, यानी कि 1, यानी नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ओनली 1। तो ऐसा तो नहीं है, तो इस वजह से हाई प्रेशर पे जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है लैंगम्यूर का वो एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ लोअर प्रेशर पे है। तो ये तो थी एड्जॉर्प्शन के बारे में बेसिक डिटेल्स। अब अगली वीडियो मेरे किस टॉपिक पे होगी मैं खुद नहीं जानती। इतना पता है कि डिस्टिलेशन अभी बहुत सारा बचा है, तो हो सकता है डिस्टिलेशन पे हो, ये भी हो सकता है ना हो। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो भी आप बता सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरा चैनल तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू and all the best.